हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 9वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रेहान ने तब तक रूहानी को किस किया जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। एक लॉन्ग डिप किस के बाद रेहान ने रूहानी के होठों को छोड़ा। अब उसका टच भी पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। अब वो रूहानी की कमर को बहुत ही प्यार से छू रहा था, जैसे उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हो। रूहानी लंबी लंबी सांसें लेते हुए रेहान को घूर रही थी, पर रेहान की नज़रें तो कहीं और ही थी। रूहानी की लंबी सांसें लेने के साथ उसके बॉडी के उतार चढ़ाव देख रेहान से रुका नहीं गया, क्योंकि वो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो अपने होठ रूहानी के ऊपर रख कर उसे किस करने लगा। उसकी सॉफ्टनेस रेहान को पागल बना रही थी। वह अब उसे किसके साथ बाइट भी कर रहा था। इसी के साथ रूहानी की पकड़ रेहान के कंधे पर कस गई और उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियां भी निकलने लगी। रूहानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रेहान को रोकना चाहती है, फिर वह रोक क्यों नहीं रही है। एक तरफ उसका मन रेहान को खुद से दूर धकेलने का हो रहा था, लेकिन दूसरे ही पल वो रेहान के टच से मदहोश हो रही थी। उसका एक हाथ खुद ब खुद रेहान के बालों को सहलाने लगा, जिसे महसूस कर रेहान के होंठ किस करते हुए ही मुस्कुरा उठे। रूहानी के इस रिस्पॉन्स से रेहान की एक्साइटमेंट भी बढ़ गई थी। वो अब रूहानी के नेक को हल्के हल्के बाइट करते हुए किस कर रहा था। तभी एक जोर की आवाज़ के साथ डोर ओपन कर कोई अंदर आ गया। आवाज़ इतनी जोर की थी कि रूहानी, जो अभी तक रेहान के एहसास में खोई हुई थी, एकदम से होश में आ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। रेहान का मूड फिलहाल रूहानी को छोड़ने का नहीं था, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा भी आया कि उसके रोमांस में कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ गया था। उसने पलट कर डोर की तरफ देखा तो उस तरफ शिवानी अपनी अजीब नज़रों से रूहानी को घूर रही थी। रेहान का गुस्सा, जो कुछ देर पहले ही शांत हुआ था, एकदम फिर भड़क गया। वहीं रूहानी इस वक्त काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वह अभी भी रेहान के नीचे थी। रूहानी ने जल्दी से रेहान को धक्का देकर अपने ऊपर से हटाया और बेड से खड़ी हो गई। वहीं शिवानी गौर से रूहानी के नेक पर बनी बाइट मार्क्स को देख रही थी, जिसे देखकर उसका दिल जल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त रूहानी की जान ले ले। वहीं अगर कोई और वक्त होता तो रूहानी शिवानी को इस बात के लिए बिल्कुल ना छोड़ती कि वह इस तरीके से उसके रूम में क्यों आ गई थी, लेकिन अभी वह खुद ऐसी सिचुएशन में थी कि उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं थी। रूहानी ने एक शिकायती नज़र से रेहान की तरफ देखा और फिर वह वॉशरूम की तरफ भाग गई। वहीं रेहान बेड से खड़ा हुआ और अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, क्या तुम्हें जरा सी भी मैनर्स नहीं है कि किसी भी मैरिड कपल के रूम में बिना नॉक किए नहीं आते हैं? और तुम यहाँ करने क्या आई हो? शिवानी, जो अभी गुस्से से अंदर उबल रही थी, वह रेहान का गुस्सा देख थोड़ा डर गई। वह फेस पर बनावटी मुस्कान लिए बोली, रेहान, वो क्या है कि मैं भूल गई थी कि तुम अब शादीशुदा हो। मेरी तो पहले भी आदत थी ना बिना नॉक किए तुम्हारे रूम में आने की। तो रेहान ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में रख उसकी तरफ बढ़ा और उसे गुस्से से घूरते हुए अपनी शांत आवाज़ में बोला, तो शायद तुम्हें याद होगा, तब भी मैंने तुम्हें खुद कई बार धक्के देकर इस रूम से बाहर निकाल चुका हूँ, और मुझे कभी पसंद नहीं था कि कोई भी मेरे रूम में मुंह उठाए चला आए। आइंदा से मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे रूम में आज के बाद मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी और मेरी बीवी के बीच के प्राइवेट मोमेंट में कोई भी दखल दे। गॉट इट? शिवानी को अच्छा तो नहीं लग रहा था कि रेहान उससे इस तरीके से बात कर रहा था, लेकिन वह बोल भी क्या सकती थी। इस वक्त उसने कुछ ना कहना ही सही समझा, क्योंकि रेहान उसको बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। शिवानी इस बात को अच्छे से जानती थी कि रेहान का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। गुस्से में वह कब क्या कर जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। शिवानी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और रूम से बाहर निकल गई। वहीं रेहान अब वॉशरूम के गेट की तरफ देख रहा था, फिर वह भी रूम से बाहर निकल गया। BR इंडस्ट्रीज अपने लग्जेरियस कैबिन में विक्रांत राजावत अपनी लॉरिंग चेयर पर बैठा हुआ था, एक फाइल को गौर से देखे जा रहा था। वह फाइल खुली हुई थी और डेस्क पर रखी हुई थी। उस फाइल में एक खूबसूरत लड़की की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसे विक्रांत अच्छी तरह से जानता था। उस फोटो को देखकर विक्रांत अपनी गहरी आवाज़ में बोला,
तो तुम्हारा नाम है सुहाना मिश्रा। कहने के साथ ही उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। सुबह के 9 बजे सुहाना मंदिर में हाथ जोड़े खड़ी हुई थी और उसकी नानी मंदिर में आरती कर रही थी। आरती खत्म होने के बाद वह पलटी और सुहाना को आरती देकर उसके माथे पर टीका लगाया और उसके हाथ में प्रसाद देते हुए बोली, अब अच्छे से जॉब पर ध्यान देना, पहले की तरह नहीं। जहाँ भी जाती हूँ 1 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पाती हो। अब मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ सुहाना, अगर तुम्हें इस जॉब को भी छोड़ दिया ना तो तुम भूल जाना, मैं तुम्हें कहीं और जॉब करने दूंगी और वापस तुम्हें मेरे साथ बनारस जाना होगा और वहाँ मेरी पसंद के लड़के से तुम्हें शादी भी करनी होगी। सुहाना ने जल्दी से मुंह में प्रसाद डाला और अपनी नानी के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, नानी आप हमेशा ऐसी नहीं बोल सकती हो। वह मेरे सारे बॉस ही खड़ूस थे तो मैं क्या करूं? नानी ने बड़ी आंखें करते हुए कहा, तुमने पिछले 1 साल में 4 जॉब, या ये कहो तुम्हें वहाँ से निकाला गया और जब से, और सबके सब बॉस बहुत ही खड़ूस थे। तुम तो बहुत सीधी हो जैसे। सब जानती हूँ मैं तुम्हें सुहाना, मेरे सामने तुम पैदा हुई हो, मुझे मत बताओ। सुहाना को पता था कि उसकी नानी जो कहती है वो डेफिनेटली वैसा करती भी है। उसने मुंह लटकाए हुए नानी से कहा, नानी इस बार पक्का है, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी और प्लीज़ मुझे बनारस जाकर किसी लल्लू टाइप लड़की से शादी नहीं करनी। तो नानी ने स्माइल करते हुए कहा, तो फिर अच्छी तरह से इस जॉब पर ध्यान दो और चुपचाप आकर नाश्ता कर लो। मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है। आज तुम्हारा पहला दिन है ना जॉब पर। तो सुहाना एकदम से खुश होते हुए बोली, वाह नानी, मेरी फेवरेट खीर, कम से कम 3-4 कटोरियाँ तो मैं ठोस ही लूँगी आज। कहकर वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। 1 घंटे बाद सुहाना अपनी कैब से बाहर निकली और एक बड़ी सी चमचमाती बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर उसे निहारने लगी। वाह यार, इतनी बड़ी कंपनी मेरी जॉब लगी है, इतनी बड़ी कंपनी में, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सुहाना तेरी लाइफ सेट है अब, चल अब जल्दी से, पहले ही बहुत देर हो गई है। सोचकर वो अंदर की तरफ भागी। वो रिसेप्शन पर आकर बोली, मैं सुहाना मिश्रा, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। सुहाना इससे पहले कुछ और कहती, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, समीरा मैम आपका ही वेट कर रही हैं। कहकर उसने किसी को कॉल किया तो एक 26 से 27 साल की लड़की जो दिखने में काफ़ी मॉडर्न लग रही थी वहाँ आ गई। उसने सुहाना को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तो तुम ही हो सुहाना मिश्रा। सुहाना इस वक्त सिंपल कपड़ों में थी, आसमानी कलर का अनारकली और चूड़ीदार पहने हुए भी वो काफ़ी प्यारे लग रही थी। सुहाना ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ मैं ही तो हूँ, मेरी आज ही तो यहाँ जॉब लगी है। तो समीरा ने उसे अजीब नज़र से घूरते हुए कहा, ओके फॉलो मी। कहकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। सुहाना उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन साथ के साथ वह पूरी बिल्डिंग को भी देख रही थी। बिल्डिंग जितनी बाहर से खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा वह अंदर से खूबसूरत थी। सुहाना को पहली बार इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला था और पहली बार वो ऐसी जगह आई थी। समीरा ने लिफ्ट में आकर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट सीधा 85 फ्लोर पर जाकर रुकी। पूरे रास्ते समीरा सुहाना को उसके काम के बारे में और यहाँ के रूल्स के बारे में समझाती जा रही थी। समीरा बाहर निकली और एक कैबिन की तरफ बढ़ गई। कैबिन के अंदर आते हुए समीरा बोली, ये तुम्हारा कैबिन है। ये कैबिन बॉस के कैबिन से अटैच्ड है, इसलिए बगल वाला कैबिन बॉस का है। बॉस अभी 15-20 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं, तो तुम 20 मिनट बाद उनके कैबिन में ये फाइल लेकर चली जाना। समीरा ने उसे और भी कई बातें समझाई और वहां से चली गई। सुहाना बड़ी खुश थी कि उसे खुद का कैबिन मिला है। वो तो घूम घूम कर पूरा कैबिन देख रही थी। वो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठी और खुश होते हुए उसे घुमाने लगी। क्या बात है सुहाना, मज़ा ही आ गया। उतनी बड़ी कंपनी में जॉब, खुद का कैबिन, तेरे तो मज़े ही मज़े हैं। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और अपनी सेल्फी लेने लगी। तभी उसकी नज़र एक ग्लास विंडो पर गई जिसमें ग्लास की जगह मिरर लगा हुआ था। वो विंडो दूसरे कैबिन के पार्टीशन वॉल पर बनी हुई थी। सुहाना उसके पास आई और अपनी कमर पर हाथ रख कर इस मिरर को देखने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ये मिरर यहाँ क्यों लगा है? चल छोड़, तुझे क्या करना है, अच्छा ही है ना। इसमें देखकर मैं अपना हुलिया सुधार सकती हूँ। हुलिये से याद आया, मैं अपने होठों से लिप बाम लगा लेती हूँ। यहाँ तो सारे लड़कियाँ कितना सज धज कर आई हैं और मैं ऐसे ही आ गई। अब बड़ी कंपनी में जॉब लगी है तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना। कहकर उसने अपनी पर्स से लिप बाम निकाली और अपनी होठों पर अप्लाई कर अपनी
होठों का पाउट बनाकर मिरर में देखने लगी, बिना यह जाने कि उसकी सारी हरकतों को कोई बड़ी ही गौर से देख रहा था। मिरर के दूसरे साइड ही विक्रांत अपने हाथ बांधे खड़ा उसकी सारी हरकतों को देख रहा था और उसकी सारी बातों को सुन भी रहा था, क्योंकि सुहाना के कैबिन में एक माइक्रो फोन भी लगा हुआ था जिससे सारी बातें विक्रांत अपने रूम में बैठा हुआ सुन सकता था। सुहाना की हरकतों को देखकर विक्रांत ने खुद से ही कहा, यह लड़की अभी भी बच्ची ही है। दरअसल विक्रांत को आधा घंटा पहले ही यहाँ आ गया था और उसने ही समीरा को मना किया था सुहाना को यह बताने के लिए कि वह अपने कैबिन में मौजूद है। ग्लास विंडो की दूसरी साइड सुहाना मिरर में ही खुद को देखते हुए बोली, बस सुहाना, किसी भी तरह से इस जॉब को तुझे करके ही दिखाना है। तुझे अच्छी खासी सैलरी जो मिल रही है इससे, अब मैं इस सैलरी से पैसे जोड़ूंगी, अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी करूंगी और फिर मैं उस कंपनी से इतना सारा पैसा कमाऊंगी कि अपनी नानी को वर्ल्ड टूर पर लेकर जाऊंगी। और तू ऐसा कर सकती है सुहाना, तू किसी से कम नहीं, फिर तो खुद की कंपनी की बॉस होगी। बॉस से ध्यान आया कि मुझे तो यहाँ खड़े खड़े ही 20 से 25 मिनट हो गए, बॉस आ गए होंगे, जल्दी भाग सुहाना। उसने जल्दी से अपनी डेस्क पर पड़ी हुई फाइल उठाई, केबिन से बाहर भाग गई। ग्लास की दूसरी तरफ विक्रांत उसकी बातें सुनकर मन ही मन हंस रहा था। यह लड़की मुझसे ही सैलरी लेकर खुद की कंपनी खोलना चाहती है, वह भी इसलिए ताकि वह अपनी नानी को लेकर वर्ल्ड टूर पर जा सके। क्या चीज़ हो तुम सुहाना। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। फिर उसने अपनी डेस्क पर रखे हुए रिमोट को उठाया और ग्लास विंडो की तरफ कर एक बटन प्रेस किया। एक सिल्ट ने उस विंडो को कवर कर दिया। अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ पर एक विंडो भी है। सुहाना जल्दी से विक्रांत के कैबिन के बाहर पहुंची और डोर नॉक किया। एक दो बार डोर नॉक करने पर अंदर से एक भारी आवाज़ आई, कम इन। सुहाना डोर ओपन कर अंदर चली गई तो उसे कैबिन में कोई नज़र नहीं आया। तब उसके नज़र सामने चेयर पर गई तो उसे महसूस हुआ कि एक आदमी एक चेयर पर बैठा हुआ है, पर उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए वह उसे देख नहीं पाई। पर वह समझ गई कि यही उनके बॉस हैं। उसने आगे बढ़कर अपने बॉस को ग्रीट किया और कहा, सर, मैं सुहाना मिश्रा और आज ही मैं आपकी पीए अपॉइंट की गई हूँ और आज मेरा पहला दिन है और मैं पूरी कोशिश। सुहाना आगे कुछ और कहती उससे पहले ही विक्रांत उसकी तरफ पलटा। सुहाना की आधी बातें तो उसके मुंह में ही रह गई। वो एकदम चीखते हुए पीछे की तरफ हुई। आ वहीं विक्रांत के होठों पर डेविल स्माइल थी। सुहाना का फेस देखकर उसे बड़ी हंसी भी आ रही थी, पर वह इसे अपने फेस से जाहिर नहीं कर रहा था। वहीं सुहाना के फेस एक्सप्रेशन तो ऐसे थे जैसे उसने कोई खतरनाक भूत देख लिया हो। विक्रांत अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डाल उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ सुहाना मिश्रा, इतना शौक क्यों हो गई मुझे देखकर? क्या तुम नहीं जानती थी कि कंपनी मेरी है, मतलब विक्रांत राजावत की? सुहाना तो अभी भी शौक में थी। वह अटकते हुए बोली, विक्रांत राजावत तुम ही हो? विक्रांत अब तक उसके बहुत करीब आ गया था और वह नीचे की तरफ झुकते हुए सुहाना के चेहरे को देख रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, हाँ मैं ही तो हूँ, विक्रांत राजावत। विक्रांत माउस का मजाक उड़ाते हुए कहा। सुहाना रोंदू सी शकल बनाते हुए मन ही मन बोली, गई भैंस पानी में। विक्रांत ने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा यह जानकर कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? सुहाना ने थोड़ा सा रुआसा होते हुए कहा, मुझे नहीं करनी कोई भी जॉब यहाँ पर। मैं अभी रिजाइन करती हूँ, कैंसिल कर दो मेरी जॉब, मैं जा रही हूँ। इससे पहले कि सुहाना वहाँ से जाती, विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसके कमर पर अपने हाथ रख उसे खुद से सटाते हुए कहा, तुम जॉब छोड़ कर जाओगी सुहाना? फिर तो तुम्हारी नानी तैयार बैठी है घर पर अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवाने के लिए। सुहाना आंखें फाड़े और मुंह खोले विक्रांत को देखने लगी। उसने ऐसे ही खोए हुए अंदाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता उस बारे में, और यह कैसे पता कि मेरी नानी मेरी शादी करवाने वाली है? विक्रांत ने शैतानी स्माइल के साथ कहा, मेरे यहाँ जो भी जॉब करता है उसके बारे में सारी जानकारी मैं रखता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ छुपता नहीं है। तुम्हारे बारे में तो कुछ ज़्यादा ही जानकारी निकलवाई है मैंने, क्योंकि तुमने मुझे कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही परेशान किया हुआ है, तो तुम्हें एक अच्छा सा सबक जो सिखाना था। सुहाना अब गुस्से से विक्रांत को घूर रही थी। उसने उसे ऐसे ही घूरते हुए कहा, सबक
सबक तो तब सिखाओगे ना तुम, जब मैं यहाँ पर रहूँगी। और मैं भी देखती हूँ मेरी नानी कैसे मेरी शादी करवाती है, मैं शादी वाले दिन ही वहाँ से भाग जाऊँगी। विक्रांत इतनी आसानी से सुहाना को जाने देने वाला नहीं था। उसने एक बार फिर उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए कहा, तुम फिर भी यहाँ से नहीं जा सकती सुहाना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम 6 महीने से पहले रिज़ाइन नहीं कर सकती हो। याद है ना कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने कल ही साइन किया था। अब तो सुहाना को चक्कर आने लगे। उसने खुद को संभाला और वह गुस्से से विक्रांत के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, पाप पड़ेगा तुम्हें, मासूम बच्चे को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। जब से मिले हो मेरा जीना हराम कर रखा है तुमने। मैं नहीं मानती किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। मैं अभी जाकर नानी को बताती हूँ कि तुमने मुझे कितना परेशान कर रखा है, फिर देख लेना मेरी नानी तुम्हारी क्या हालत करती हैं। हाँ नहीं तो। सुहाना सुबकते हुए बोल रही थी और विक्रांत को इस वक्त वो किसी छोटी बच्ची की तरह है बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसका मन ही मन उसका मन उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वह उसे अपनी बाहों से आज़ाद करे, और उसे बड़ा मज़ा भी आ रहा था सुहाना को कैसे परेशान करने में। सुहाना चपर चपर करने में बिजी थी, वहीं विक्रांत तो किसी और ही चीज़ को गौर से देखने में बिजी था। विक्रांत तो एकटक सुहाना के सॉफ्ट होठों को देखे जा रहा था। उन्हें देख अब विक्रांत और नहीं रुक सका और उसने सुहाना के बालों को पीछे से पकड़ उसके चेहरे को ऊपर किया और अपने सख्त होंठ उसके सॉफ्ट होठों पर रख दिए। विक्रांत के अचानक ऐसा करने से सुहाना की आंखें शौक से बड़ी हो गई। विक्रांत की इस हरकत से सुहाना कुछ देर के लिए तो फ्रीज हो गई। वहीं विक्रांत सुहाना को किस करने में इतना खो गया कि उसने सोचा ही नहीं कि वो जिसे इतनी शिद्दत से चूमे जा रहा है वो बाद में उसकी क्या हालत करेगी। विक्रांत जितना सुहाना को चूमे जा रहा था उसकी तलब और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। विक्रांत आज तक कई लड़कियों के करीब गया था, लेकिन ऐसी फीलिंग उसे किसी के साथ महसूस नहीं हुई। उसके फिजिकल रिलेशन सिर्फ कई लड़कियों के साथ में थे, लेकिन सुहाना को किस करने का एहसास उसे पागल बना रहा था। वही सुहाना तो तब होश में आई जब विक्रांत उसे किस करने के साथ बाइट भी करने लगा। सुहाना ने अपनी नज़र घुमाकर एक बार विक्रांत के चेहरे की तरफ देखा और फिर गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन विक्रांत ने उसे दूर होने के बजाय उसे और कसकर पकड़ लिया और उसे डीपली किस करने लगा। सुहाना के सॉफ्ट होठों का टेस्ट पाकर वो मदहोश होने लगा था, लेकिन यहाँ सुहाना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि अब विक्रांत उसे फ्रेंच किस कर रहा था और उसके साथ खेल रहा था। सुहाना की ये फर्स्ट किस थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत उसे टॉर्चर कर रहा है। वह ना तो सांस ले पा रही थी और ना वह कुछ बोल पा रही थी। सुहाना ने विक्रांत की कैद से छूटने के लिए जैसे ही उसने अपना घुटना उसे मारने के लिए उठाया, विक्रांत ने अपने एक हाथ से उसके पैर को पकड़ लिया, जैसे उसे पहले से ही पता था कि सुहाना क्या करने वाली है। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद जाकर विक्रांत सुहाना के होठों से दूर हुआ। वैसे तो वह अभी भी उसके होठों को छोड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि अगर अभी उसने सुहाना को नहीं छोड़ा तो पक्का सुहाना बेहोश हो जाएगी, क्योंकि उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। सुहाना का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और वह अपनी लाल आंखों से विक्रांत को ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी जान ही ले लेगी। सांस फूलने की वजह से वह बोल भी नहीं पा रही थी। उसने गुस्से से अपने होठों को रगड़कर साफ किया, लेकिन सुहाना यह नहीं जानती थी कि इसकी यह हरकत विक्रांत को दोबारा से सेड्यूस कर रही थी, क्योंकि तेजी से अपने होठों को रगड़ने की वजह से उसके होठ बिल्कुल लाल सुर्ख हो गए थे, जो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। विक्रांत ने उसके हाथ को पकड़ लिया और एक शरारती हंसी के साथ कहा, डोंट डू डैट। क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा दोबारा करूं? सुहाना ने गुस्से से कहा, दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। विक्रांत राजावत, अभी तो तुम मुझे जानते कितना हो, बहुत खतरनाक हूँ मैं। विक्रांत ने सुहाना की हंसी उड़ाते हुए कहा, अच्छा बहुत खतरनाक हो, वैसे क्या करोगी तुम सुहाना? मुझे भी देखना है। सुहाना को विक्रांत का ऐसे उसका मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। वह रुआसा होते हुए उसके सीने पर मारते हुए बोली, एक तो मुझे ज़बरदस्ती किस किया और तुम मेरा मजाक भी उड़ा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ना एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए? सुहाना की हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे अभी वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगी। विक्रांत अभी भी सुहाना को कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए था। उसे नहीं लगा था कि कोई लड़की सिर्फ किस करने पर ऐसे रिएक्ट भी कर सकती है, क्योंकि अब तक वह जितनी भी लड़कियों के कांटेक्ट में आया था वह काफ़ी बोल्ड थी। विक्रांत ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए बोला, आई हैव जस्ट किस्ड यू बट यू आर रिएक्टिंग लाइक लेव हैड विद यू। अब यह दूसरा झटका था सुहाना के लिए।
वह पहले तो आंखें बड़ी कर विक्रांत को देखने लगी और उसके मुंह से हकलाते हुए बस इतना ही निकला से आगे की बात वो बोल ही नहीं पाई और चक्कर खाकर विक्रांत के ऊपर ही लुढ़क गई। विक्रांत ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, इसमें बेहोश होने वाली कौन सी बात है? दिस गर्ल इज रियली वियर्ड। विक्रांत ने सुहाना को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने प्राइवेट रूम में ले गया। अब विक्रांत को कौन समझाए कि जो लड़की आज तक कभी किसी लड़की के करीब ना गई हो, जिसे आज तक किसी लड़के ने उस तरीके से ना छुआ हो, उसके लिए तो यह सब एक धमाके से कम नहीं था। तो सुहाना का शॉक्ड होना तो लाजमी ही था। राठौर मैंसन। रूहानी गार्डन एरिया में एक बेंच पर बैठी हुई सामने की तरफ देख रही थी। उसके बगल में वीर बैठा हुआ था जो अपने फ़ोन को देखने में बिजी था। काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच एक खामोशी छाई रही। फिर वीर ने फ़ोन को बंद करके अपनी पॉकेट में रखा और रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, रूहानी, अब मुझे तुम बताओगी कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पिछले 15 मिनट से तुम चुपचाप बैठी हो। रूहानी के फेस एक्सप्रेशन काफ़ी गुस्से वाले थे। उसने बिना वीर की तरफ देखते हुए ही पूछा, ये शिवानी और रेहान का क्या रिलेशन है? पूरी तरह से एक्सप्लेन करो। क्या शिवानी कभी रेहान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है? वीर ने चौंकते हुए पूछा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या कुछ हुआ है? रूहानी ने वीर की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ है वीर, बल्कि कहो कुछ नहीं हुआ है वीर, बल्कि ये कहो बहुत कुछ हुआ है। जब से यह शिवानी इस घर में आई है तब से मैं हमेशा ही देखती हूँ, हमेशा मेरे पति से चिपकी रहती है। कहते हुए रूहानी रुआसी हो गई। वीर ने रूहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है रूहानी, ये तो शिवानी की शुरू से आदत थी रेहान से बेमतलब चिपकने की। रूहानी ने अजीब नज़रों से वीर को देखते हुए पूछा, छिपकली है क्या जो रेहान को वॉल समझकर चिपक जाती है? रूहानी की बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो, पर तुम्हारे पति को इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, ना पहले था ना अब है, इसलिए तुम रिलैक्स रहो। रूहानी ने चिढ़ते हुए कहा, अगर इंटरेस्ट नहीं होता ना तो शिवानी की हिम्मत नहीं थी कि रेहान के करीब जा सके। ये सारी रेहान की दी हुई है। सारा गुस्सा क्या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए रखा हुआ है? ये सिर्फ रेहान की दी हुई है। क्या सारा गुस्सा सिर्फ मुझे दिखाने के लिए रखा हुआ है? वीर ने एक बार फिर रूहानी को समझाते हुए कहा, रूहानी, रेहान जो कुछ भी करता है डंके की चोट पर करता है। वह कभी किसी से छुपा के कुछ नहीं करता। अगर उसे शिवानी में इंटरेस्ट होता तो वह तुम्हारे सामने ही उससे फ्लर्टिंग करेगा। पर मेरी बात मानो, रेहान उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देता है। हाँ, यह बात अलग है कि शिवानी बहुत चिपकू टाइप की लड़की है और वह शुरू से रेहान से शादी करना चाहती थी। वीर बोले जा रहा था, वहीं रूहानी आंखें फाड़े कहीं और देख रही थी। वीर ने जब देखा रूहानी उसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर कहीं और ही देखे जा रही है तो उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो सामने का नज़ारा देखकर उसे एक झटका सा लगा। हे भगवान, कहकर उसने अपने सीने के बाईं ओर अपना हाथ रख दिया। सामने रेहान शिवानी को अपनी गोद में उठाए अंदर की तरफ जा रहा था। वहीं शिवानी रेहान के गले में बाहें डाले और उसके सीने पर सिर रखे आंखें बंद किए हुई थी। वीर ने डरते हुए रूहानी की तरफ देखा। रूहानी का चेहरा तो जैसे बुरी तरह से लाल सुर्ख हो गया था। उसे देखकर तो लग रहा था जैसे आज पक्का वो रेहान और शिवानी का मर्डर ही कर देगी। रूहानी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली और तिरछी नज़रों से वीर को देखने लगी। वीर बेचारी सी शक्ल बनाकर अपनी नज़र दूसरी तरफ की और मन ही मन बोला, आज पक्का रूहानी रेहान और शिवानी के साथ साथ मेरा मर्डर भी कर देगी। खिसक ले वीर, अभी तेरे मरने की उम्र नहीं है। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को कान पर लगाते हुए बोला, हाँ हेलो, अच्छा ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, अभी 5 मिनट में पहुँचता हूँ। कहते हुए वो वहाँ से निकल गया और रूहानी ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। रेहान शिवानी को हॉल में लेकर आया और उसे सोफे पर बैठा दिया। सविता बुआ ने जब शिवानी को ऐसे देखा तो घबराते हुए बोली, हाय, क्या हो गया मेरी बच्ची को? शिवानी बेटा, तू ठीक तो है ना? सविता की शक्ल देखकर लग रहा था वह ओवर एक्टिंग कर रही है। तभी दादी ने कहा, सविता, अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान थोड़ी देर के लिए बंद करो और उसको बोलने दे कि आखिर हुआ क्या है। फिर दादी ने रेहान से पूछा, रेहान क्या हुआ? तुम शिवानी को ऐसे क्यों उठा कर लेकर आए हो? रेहान ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा, शिवानी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैरों में चोट लगी है, उसका पैर मुड़ गया था
तो यह चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं इसे उठा कर लेकर आया हूँ। सविता बुआ ने कहा, शिवानी बेटा तुम गई कहाँ थी? शिवानी ने बेचारी बनती हुई कहा, बड़ी माँ मैं नौकरी ढूंढने गई थी, पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया था तो चक्कर आ गया था, मैं सड़क पर ही लड़खड़ा कर गिर गई। फिर पता नहीं कहाँ से रेहान आ गया था, मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाकर मेंशन लेकर आया। शिवानी ने जानबूझकर लास्ट की बात थोड़ी तेज आवाज़ में कही थी, क्योंकि उससे रूहानी को अंदर आते हुए देख लिया था। शिवानी की बात सुनकर रेहान और रूहानी दोनों ही शिवानी को घूर कर देखने लगे। रेहान कुछ बोलने ही वाला था कि सविता बुआ बोली, अरे बेटा जब घर की इतनी बड़ी कंपनी है तो तुम भला बाहर नौकरी क्यों ढूंढ रही हो? सविता की बात का मतलब दादी अच्छी तरह से समझ रही थी। उन्होंने सविता बुआ से कहा, सविता तुम दोनों तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हो ना, फिर इसे नौकरी ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वैसे भी कुछ दिनों बाद ये तुम्हारे साथ वापस जाने वाली है। दादी की बात सुनकर कुछ देर के लिए दोनों का चेहरा उतर गया। फिर सविता एक बनावटी हंसी के साथ बोली, ताई जी वो क्या है ना, मैं शिवानी को यहाँ लाई ही इसलिए थी कि इसे यहाँ अच्छी नौकरी मिल जाए। अब इतनी पढ़ाई की है, घर बैठने के लिए थोड़ी ना की है। फिर रेहान से बोले, बेटा रेहान क्यों ना तुम शिवानी को अपनी कंपनी में ही जॉब दे दो। मेरी शिवानी बहुत होशियार है, एकदम दिल लगाकर काम करेगी। रूहानी ने अपनी आंखें छोटी कर सविता बुआ और शिवानी को घूरते हुए देखा और मन ही मन बोली, हाँ अच्छी तरह से पता है कहाँ दिल लगाने वाली है ये छिपकली। वही रेहान तिरछी नज़रों से रूहानी को ही देख रहा था। फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि रूहानी आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। रेहान ने तिरछी नज़र से रूहानी की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। फिर रेहान ने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, शिवानी तुम्हें जॉब ही करनी है ना, तो तुम एक काम करो, मेरी ही एक ब्रांच में एक पीए पोस्ट खाली है, तुम वहाँ जॉब कर सकती हो। जहाँ रेहान की बात सुनकर सविता बुआ और शिवानी मन ही मन खुश हो रही थी, वहीं रूहानी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। शिवानी ने तो मन ही मन यह भी सोच लिया था कि वह रेहान के पीए बनकर ही रहेगी, ताकि इस बहाने वह ज़्यादा से ज़्यादा रेहान के साथ वक्त बिता सके। सभी अपनी अपनी सोच में गुम थे कि रेहान ने एक बार फिर बोलना शुरू किया, तो आज ही तुम सामान पैक कर लो, बाकी मैं तुम्हारे लिए बात कर लूँगा वहाँ पर। तो सविता बुआ और शिवानी हैरानी से रेहान को देखने लगी। शिवानी ने रेहान से पूछा, रेहान पैकिंग क्यों करनी है? तो रेहान ने कहा, क्योंकि हमारी वह ब्रांच देहरादून में है, तो तुम्हें तो देहरादून जाना होगा ना जॉब करने के लिए, और जाहिर सी बात है कि वहाँ तुम्हें बुआ जी अकेले तो भेजेंगी नहीं, तो वह भी तुम्हारे साथ जाएंगी, तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ रहने की व्यवस्था कर दूँगा और तुम दोनों आज ही पैकिंग करनी होगी तुम्हें। कल ही बुआ जी और तुम वहाँ के लिए निकल जाना। रेहान की बात सुनकर शिवानी को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सपनों को बड़ी ही बेदर्दी से चकनाचूर कर दिया हो। वहीं बुआ जी मन ही मन कूड़ते हुए बोली, इतनी अच्छी प्लानिंग की थी लेकिन सब पर पानी फिर गया, अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा, पर किसी भी कीमत में शिवानी को तो रेहान की ज़िंदगी में ला कर रहूँगी और इस रूहानी को इस घर से दफ़ा करूँगी। पर पहले रेहान को मनाने की कोशिश करती हूँ कि वह उसे अपने ही ऑफिस में काम दे दे। बस किसी तरह से शिवानी रेहान की सेक्रेटरी बन जाए, फिर हमारा काम भी आसान हो जाएगा। सोचकर बुआ कुछ बोलने ही वाली थी कि रेहान सोफे से खड़े होते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा कि तभी कुछ सोचकर वह रुका और वापस रूहानी की तरफ मुड़ते हुए बोला, जॉब से ध्यान आया, रूहानी कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। रूहानी आंखें फाड़े रेहान को देखने लगी। वहीं सविता बुआ जो दोबारा रेहान से बात करने वाली थी, उसकी बात तो मुंह में ही रह गई। वहीं शिवानी को तो कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही थी कि रेहान के करीब जाने की। रूहानी ने हैरान होकर रेहान से पूछा, पर मैं ऑफिस आकर क्या करूँगी? रेहान रूहानी के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहा, कल से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट की ड्यूटी संभालने वाली हो, इसी बहाने कम से कम मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूँगा। फिर शिवानी की तरफ देखते हुए, बड़ा यहाँ तो कोई भी मुंह उठाए मेरे बेडरूम में घुस आता है। बेडरूम से याद आया, अगले 5 मिनट में तुम मुझे रूम में मिलनी चाहिए, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कहकर रेहान अपने रूम की तरफ बढ़ गया। शिवानी तो बंगले झांकते ही रह गई। वहीं सविता बुआ ने दादी से कहा, यह रेहान को ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी है जो वह हमारे सामने नहीं कर सकता? देख रही हो ताई जी, तुम्हारी बहू ने अभी से ही बस में कर रखा है तुम्हारे पोते को। दादी जो रेहान की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, वो सविता की बात सुनकर बोली, सविता तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे पोते की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही दखल अंदाजी कर रही हो? और जिसे तुम बस में करना कह रही हो ना,
उसको पति पत्नी का प्यार कहा जाता है। आइंदा से मेरे पोते और पोती की आइंदा से मेरे पोते और पोते बहू की शादीशुदा जिंदगी में दखल मत देना। वह अपने रूम में क्या बातें करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, जिस फ्लोर पर रेहान का रूम है उस फ्लोर पर रूहानी के अलावा कोई नहीं जाना चाहिए। यह मेरा हुक्म है और मेहमानों को मेहमानों की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्हें इस घर से जाना ही होगा। यह कहकर दादी मुंह बनाते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं रूहानी को तो मन ही मन हंसी आ रही थी सविता बुआ और शिवानी की शक्ल को देखकर। तभी उसे याद आया कि रेहान ने उसे रूम में आने के लिए कहा था। उसने उन दोनों को वहीं ऐसे ही छोड़ा और जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गई। वीआर इंडस्ट्रीज। सुहाना को जब होश आया तो वो अपनी आंखें धीरे से खोल सबसे पहले उस रूम की सीलिंग को घूरने लगी। फिर उसे याद आया कि उसके रूम की सीलिंग ऐसी है ही नहीं। फिर उसने ऐसे लेटे हुए ही अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई। तब उसे यह भी याद आया कि उसके घर की दीवारें भी ऐसी नहीं हैं। तभी उसके दिमाग में एक ही विचार कौंधा, हे भगवान, यह मेरा रूम तो है ही नहीं और मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे एक एक कर सारी बातें याद आने लगी कि विक्रांत ने उसके साथ क्या किया था। वह झटके से उठ गई और जल्दी से अपने शरीर को अच्छे से चेक करने लगी। और जब उसे सब कुछ सही लगा उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, शुक्र है भगवान का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उस जंगली ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। कुछ किया होता ना तो मैं उसकी जान ले लेती। वैसे वह जंगली है कहाँ, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की और मेरे सामने ऐसे गंदी गंदी बातें करने की। सुहाना जल्दी से बेड से उतरी और अपनी फुटवियर पहन अपने दुपट्टे को सही कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर डोर तो लॉक था। अब वह गुस्से से दरवाजे को पीटते हुए बोली, जंगली कहीं के, गेट खोलो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। समझ के क्या रखा है तुमने मुझे ऐसी वैसी कमज़ोर लड़की मत समझना। अच्छे अच्छे को धूल चटाई है मैंने। सुहाना बोली जा रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर टैप किया तो सुहाना बिना मुड़े उसका हाथ झटकते हुए दरवाजे को पीटते हुए बोली, देखो दरवाज़ा खोल दो। अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो दरवाज़ा तो टूटेगा ही, साथ में तुम्हारी हड्डियों का कचुम्बर भी बनेगा। कहीं छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हें। जंग होगी अब, जंग। तभी एक बार फिर किसी ने उसे कंधे पर टैप किया तो अब सुहाना गुस्से से उसका हाथ हटाते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, क्या है यार, ढंग से किसी को धमकाने भी नहीं देते। तुम कहाँ से प्रकट हो गए। उसके सामने विक्रांत अपने दोनों हाथ बांधे और अपनी एक आईब्रो उठाते उसे ही देख रहा था। वहीं सुहाना की तो बोलती एकदम से बंद हो गई। वह डरते हुए बोली, तुम 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 तो बाहर थे ना, अंदर कब आए। अभी तो रूम में कोई नहीं था। विक्रांत ऐसे ही बिना एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ उसकी तरफ बढ़ा और बोला, पहले तो तुम यह बताओ कि तुम क्या बोल रही थी। मेरी हड्डियों का कचुम्बर बनाने वाली थी, मुझे छिपने की जगह नहीं मिलेगी। और क्या बोला था। हाँ, याद आया कि जंग होगी तुम्हारी और मेरी। चलो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, करो मुझसे जंग, बनाओ मेरी हड्डियों का कचुम्बर। उसने विक्रांत को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने हाथ की तरफ देखा। विक्रांत की लोहे जैसी बॉडी के आगे उसके नरम मुलायम छोटे से पिद्दी जैसे हाथ। फिर उसने मनी मन कहा, सुहाना, मार दे खींच के पंच इसके मुंह पर। अगर तूने अभी ऐसा नहीं किया तो यह बाद में भी तुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। डर मत, याद कर इसने तेरे साथ क्या किया था, याद कर। जैसे ही सुहाना को विक्रांत की हरकत याद आई उसके अंदर फिर से गुस्सा भरने लगा। उसने अपने हाथ का पंच बनाया, एक पंच खींचकर विक्रांत की गाल पर जड़ दिया। लेकिन विक्रांत 1 इंच भी नहीं हिला और वह वैसे ही खड़ा रहा। वहीं सुहाना कुछ पल के लिए तो ब्लैंक हो गई और फिर उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। आ! वो अपना हाथ पकड़े कभी बेड पर कूद रही थी तो कभी फर्श पर। वहीं विक्रांत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। मेरा हाथ टूट गया। सुहाना अपना हाथ पकड़े हुए भाग रही थी। विक्रांत ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया और बेड पर बैठ गया और उसकी कमर पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वही सुहाना अब दहाड़े मार मार कर रो रही थी, मेरा हाथ टूट गया। विक्रांत जैसे ही उसका हाथ देखने लगा सुहाना ने अपने हाथ दूर करते हुए कहा, नहीं, हाथ मत लगाओ, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नानी कहाँ हो आप, मेरा हाथ टूट गया नानी। सुहाना बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ते हुए सख्ती से कहा, चुप,
एकदम चुप। मुझे देखना क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में, पागल लड़की। क्या जरूरत है ये स्टंट दिखाने की। विक्रांत ने देखा कि सुहाना का हाथ वाकई में काफी सूज गया था और वह लाल भी पड़ गया था। विक्रांत के बड़े और सख्त हाथों में सुहाना का हाथ छोटा सा नजर आ रहा था। विक्रांत हल्के हाथों से उसके हाथों को दबा रखा था। सुहाना के हाथों उसे रुई की तरह सॉफ्ट लग रहे थे। विक्रांत ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे नाजुक हाथों से मुझे जरा सा भी फर्क पड़ेगा तो क्या जरूरत थी पंच मारने की। सुहाना सुबकते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें पंच नहीं मारती तो तुम फिर बार बार मेरे साथ वही हरकत करती। नानी कहती है कि लड़कियों को कभी भी लड़कों को ऐसे छूने नहीं देना चाहिए, ऐसे सिर्फ उनके पति ही उन्हें छू सकते हैं। विक्रांत उसके हाथों पर आइसमेंट लगाते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर उसने सुहाना की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें छुआ है ना, तो आज के बाद कोई और तुम्हें नहीं छू पाएगा। अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। कहकर विक्रांत खड़ा हुआ और रूम से बाहर चला गया। वहीं सुहाना उसकी बातों के बारे में ही सोचती रह गई कि विक्रांत ने अभी क्या कहा। वहीं दूसरी तरफ रूहानी रूम में आई तो उसे रूम में रेहान कहीं नजर नहीं आया। उसकी नज़र बालकनी में खुले डोर पर गई, जिसे देख वो समझ गई थी कि रेहान इस वक्त बालकनी में है। उसके कदम उसी तरफ बढ़ गए। रेहान ने इस वक्त अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी, जिसमें उसकी मजबूत बाजू साफ नजर आ रही थी। उसने अपने एक हाथ में सिगरेट ली हुई थी और रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए हुए वो सामने की तरफ देख रहा था। बीच बीच में वो सिगरेट की कस भी ले रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, जिस वजह से उसके बाल हवा में उड़ते हुए उसके फोरहेड पर बिखर रहे थे। रेहान इस वक्त इतना चार्मिंग लग रहा था कि कोई भी लड़की आसानी से उस पर अपना दिल हार जाए। रूहानी जब बालकनी में आई तो रेहान को देख कुछ पल के लिए वो खो सी गई। उसने मन ही मन कहा, वैसे ये बंदा वाकई में बहुत हैंडसम है यार, बिल्कुल एक प्रिंस चार्मिंग की तरह। रेहान ने जब किसी की नज़र खुद पर महसूस की तो इसने तिरछी नज़र से रूहानी की तरफ देखा, जो अभी भी उसे खोए हुए देख रही थी। रूहानी को ऐसे देखते देख रेहान के होठों पर स्माइल आ गई। उसने सिगरेट का एक लंबा सा कस लिया और उसे फर्श पर फेंक अपने जूतों से रगड़कर बुझा दिया। रेहान धीरे धीरे रूहानी की तरफ बढ़ रहा था। रूहानी ने जब रेहान को अपने पास आते देखा तो अपने ख्यालों से बाहर आई, और जब उसे याद आया कि कुछ देर पहले रेहान शिवानी को गोद में उठाए हुए अंदर आया था तो उसके फेस एक बार फिर से गुस्से वाले एक्सप्रेशन नजर आने लगे। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, रेहान उसके काफ़ी पास आकर खड़ा हो गया। रेहान ने उसकी कमर को पकड़कर खुद से लगाते हुए कहा, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है रूहानी। रूहानी खुद को रेहान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। रूहानी ने गुस्से से रेहान को घूरते हुए कहा, मुझे अगर किसी और की बाहों में देखोगे तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता रेहान। रूहानी का इतना कहना ही रेहान को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। अभी तक रेहान उससे सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन रूहानी का ऐसा बोलना उसे गुस्सा दिला गया। उसने रूहानी के गले को पकड़ उसे दीवार से लगा दिया और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे सामने ऐसी बात बिल्कुल मत किया करो, पर सीधी बात तुम्हें समझ ही नहीं आती ना। रेहान की पकड़ रूहानी के गले पर इतनी मजबूत थी कि उसे अपने गले में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सांस ना ले पाने के कारण उसका चेहरा लाल होने लगा था। उसने अपने दोनों हाथ रेहान के हाथ पर रख उससे अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर रेहान को अपने गुस्से के आगे उसका दर्द नजर ही नहीं आ रहा था। वो अपनी लाल आंखों से रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, अगर मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती हो तो सोच समझकर मेरे सामने अपना मुंह खोला करो। कहकर उसने झटके से शिवानी का गला छोड़ा और वहां से चला गया। रूहानी दीवार के सहारे फर्श पर बैठकर जोर जोर से खांसने लगी। उसे अपने गले में बहुत दर्द भी हो रहा था। वो गुस्से से डोर की तरफ देखते हुए बोली, जानवर, जंगली राक्षस कहीं का, इंसानों की तरह बात करना ही नहीं आता इसे। रेहान शॉवर लेकर रूम में आया तो उसे रूहानी रूम में नजर नहीं आई। वो वापस बालकनी की तरफ बढ़ गया तो उसने देखा रूहानी अभी भी वहीं बैठी हुई है जहां उसे वो छोड़ कर गया था। रूहानी अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़कर बैठी हुई थी। रेहान उसके पास आया। उसने रूहानी से कहा, अब ऐसे ही बैठी रहोगी क्या, खड़ी हो।
यहाँ से चलो। रूहानी ने उसके बात का जो कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही बैठी रही। रेहान ने कहा, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। रूहानी चुपचाप खड़ी हो जाओ। रूहानी भी जिद पर आ गई थी। उसने रेहान की बात का अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। रेहान ने इरिटेट होकर रूहानी का हाथ पकड़कर खींचकर उसे खड़ा किया और फिर अपनी गोद में उठाकर उसे रूम में ले आया। रूहानी उसके सीने पर मारती हुई बोली, नीचे उतारो मुझे। पर रेहान ने उसकी एक बात ना सुनी और उसे बेड पर पटक दिया। इससे पहले कि रूहानी बेड से नीचे उतरती, रेहान उसके सामने ही बैठ गया और उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, अपना ये एटीट्यूड मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं दिखाना रूहानी। रूहानी का गले का दर्द अभी भी सही नहीं हुआ था और रेहान को ऐसे कसकर उसके गालों को पकड़ने से उसके गालों में भी दर्द होने लगा था, जिस वजह से उसकी आंखें नम हो गई थी। आखिर रूहानी थी तो एक नाजुक सी लड़की। रेहान की शक्ति के आगे वो कितना टिक पाती। उसकी आंखों में एक बार फिर दर्द की वजह से आंसू बहने लगे। रेहान ने उसे फिर रोते हुए देखा तो उसने उसके गालों को छोड़ दिया और खड़े होकर अपने बालों में अपना एक हाथ फेरते हुए बोला, तुम ये रोना बंद करोगी? रूहानी ने अपनी आंसू साफ करते हुए कहा, तुम बात बात पर कभी मेरा गला पकड़ लेते हो, कभी मेरे गालों को कसकर पकड़ लेते हो। ये भी नहीं सोचते मुझे कितना दर्द होता है। पर तुम्हें मेरे दर्द से क्या, तुम्हें तो उस शिवानी की दर्द की परवाह है ना। तभी तो उसका जरा सा पैर क्या मुड़ा, उसे अपनी गोद में उठाकर घर तक ले आए। मैंने तो सिर्फ कहा ही था तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। जबकि मैंने तो तुम्हें खुद अपनी आंखों से उसे गोद में उठाए देखा था, तो सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा। जबकि तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि वो शिवानी एक मौका नहीं छोड़ती है तुमसे चिपकने का। कहते हुए रूहानी सुबकने लगी। अब रेहान को भी महसूस हो रहा था कि उसने रूहानी के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी है। वो वापस उसके पास बैठा और जैसे ही उसने रूहानी के गाल पर अपना हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रूहानी को लगा कि रेहान फिर से उसे दर्द करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है, तो वो पीछे की तरफ हो गई। रेहान उसकी इस हरकत से समझ गया कि रूहानी क्या सोच रही है। उसने रूहानी की बाह पकड़ी और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। रोने की वजह से रूहानी की छोटी सी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी, पर वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। रेहान ने रूहानी के बालों को सहलाते हुए कहा, शिवानी मेरी कुछ नहीं लगती, जबकि तुम मेरी वाइफ हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है जब भी शिवानी मेरे पास आने की कोशिश करती है, इसलिए तो मैंने उसे जॉब के बहाने बाहर भेजने का डिसीजन लिया है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और मेरे करीब आए ये मुझे पसंद नहीं। रूहानी अभी भी अपनी नम आंखों से रेहान को देख रही थी। वो एक बार फिर से सुबकते हुए रेहान से बोली, आज के बाद तुम किसी लड़की को अपनी गोद में नहीं उठाओगे। आगे किसी का पैर मुड़े या फिर पैर टूट भी जाए। रेहान को साफ महसूस हो रहा था कि रूहानी को जलन हो रही है और यह देखकर उसे अच्छा भी लग रहा था कि रूहानी धीरे धीरे ही सही अब उस पर अपना हक समझने लगी है। रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा और कुछ, और भी कोई डिमांड हो तो बोल दो। रूहानी ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं और कुछ नहीं, बस इतना ही। फिर कुछ सोच कर जल्दी से बोली, हाँ और कुछ भी है। तो रेहान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो रूहानी ने कहा, जितना ऐसे मेरा गला मत पकड़ा करो, वरना किसी दिन मैं मर ही जाऊंगी। तुम्हें पता है मुझे सांस भी नहीं आ रही थी और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था। रूहानी बच्चों की तरह रेहान से शिकायत की जा रही थी। रेहान की नज़र जब रूहानी के गले पर गई तब उसे महसूस हुआ कि वाकई में वह रूहानी के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आया था। रूहानी की नाजुक से गर्दन पर उसकी सख्त उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। रेहान ने रूहानी के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया और फिर अपने होंठ रूहानी के गर्दन पर रख दिए। रूहानी जो अभी शिकायतें करने में ही बिजी थी, अचानक से रेहान के इस मूव से फ्रीज हो गई। लेकिन जब उसे अपनी गर्दन पर रेहान के होठों की छुअन महसूस हुई तो पता नहीं क्यों उसे अजीब सी गुदगुदी सी महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दर्द पर ठंडक पहुंचा दी हो। रेहान बहुत ही सॉफ्टली रूहानी की गर्दन को चूम रहा था, जिससे रूहानी को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रेहान की सुगंध को महसूस करने लगी। रेहान की किस करने का तरीका इतना सेंसुअल था कि रूहानी की पूरी बॉडी में जैसे सिरहन सी दौड़ गई। उसने रेहान की टी शर्ट को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। वहीं रेहान रूहानी को बहुत ही प्यार से चूमे जा रहा था।
उसने उसे किस करते हुए ही बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया। रूहानी भी अब धीरे धीरे मदहोश होने लगी थी। उसके हाथ रेहान के बालों को सहला रहे थे। रेहान ने अपना चेहरा उठाकर रूहानी की तरफ देखा। रूहानी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था और उसके होंठ कांप रहे थे, जो रेहान को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहे थे। रेहान धीरे धीरे रूहानी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। रूहानी के थरथराते होठ रेहान को खुद पर से काबू खाने के लिए मजबूर कर रहे थे। रेहान ने अपने सख्त होठ रूहानी के सॉफ्ट और नाजुक होठों पर रख दिए और उसे एक जुनूनियत के साथ चूमने लगा। रेहान उसे किस करते हुए उसके पेट को सहला रहा था। कुछ ही देर में रूहानी को महसूस हो गया कि रेहान अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। अगर उसने इस वक्त रेहान को नहीं रोका तो आगे रेहान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं था कि रूहानी रेहान के टच से मदहोश नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही रेहान अपना कंट्रोल खोने लगता, उसे अपनी वो पहली रात याद आ जाती थी जब रेहान ने नशे की हालत में रूहानी के साथ ज़बरदस्ती की थी। रूहानी के अंदर आज भी वह पहली रात का डर मौजूद था। वह दोबारा उस दर्द को सहन नहीं करना चाहती थी। अभी तक तो उस दर्द से पूरी तरह से उभर भी नहीं पाई थी। उस रात को याद कर रूहानी का पूरा शरीर एक बार फिर से डर से कांपने लगा। घबराहट की वजह से उसे पसीना आने लगे और वो रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रेहान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वह तो पूरी तरह से मदहोश होकर उसे चूमे जा रहा था। डर की वजह से रूहानी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे। कुछ देर बाद जब रेहान को महसूस हुआ कि रूहानी बहुत बुरी तरह से कांप रही है, तो वह उससे थोड़ा दूर हुआ और वह रूहानी के चेहरे की तरफ देखने लगा। रूहानी के चेहरे पर एक खौफ नजर आ रहा था। उससे रूहानी के गालों को थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? दरअसल रेहान को समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तक रूहानी उसकी नज़दीकी को एंजॉय कर रही थी, फिर अचानक से उसे क्या हुआ जो इतना डर रही है। रूहानी अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, दूर हो जाओ प्लीज़, दूर हो जाओ, ऐसा मत करो। कहते हुए रूहानी की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। रूहानी की आंखों में समाये डर को देखकर रेहान समझ गया कि रूहानी ऐसा क्यों कर रही है। रेहान उसके ऊपर से हट गया और उसके बालों में ही लेट गया और फिर रूहानी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और रूहानी का सिर सहलाते हुए काफ़ी नरम लहजे में बोला, शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। रूहानी रेहान से किसी बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। उसकी आंखों से बहते आंसू रेहान को भिगो रहे थे। रेहान रूहानी की हालत को समझ सकता था, क्योंकि उसे भी याद था उस रात रूहानी की क्या हालत हुई थी। कुछ देर बाद रूहानी जब शांत हुई तो वो वैसे ही रेहान से दूर होने लगी। रेहान ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। रूहानी रेहान के बिल्कुल करीब चली गई। इस वक्त उसका और रेहान का चेहरा बहुत पास था। रूहानी की आंखें होने से बिल्कुल लाल हो गई थी रोने की वजह से, और उसका चेहरा भी लाल हो गया था। रेहान ने उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुमने बताया ही नहीं कहाँ जा रही हो? तो रूहानी ने अपनी नज़र झुकाकर इधर उधर देखते हुए कहा, मैं नीचे जा रही थी, डिनर का टाइम हो गया है ना, इसलिए। रेहान ने उसके बालों को अपनी अंगूठी से सहलाते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डिनर मैं मंगवा लूँगा, तुम जाकर अपना फेस धो कर आओ, बिल्कुल बंदरिया जैसी लग रही हो। रेहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।